एक रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक टीवी पर तवील दौरानिए का इंटरव्यू दिया और बहुत सी बातें की हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर। आज उस इंटरव्यू में जो बातें कही गई उन पे हम सवाल करेंगे सेठी साहब से। जनाब, इतनी बातें उन्होंने की, 1 घंटा 40 मिनट का वो इंटरव्यू था जो बड़ा ही गैर मामूली दौरानिया था। तो सब बातें हुई, मगर जो सबसे पहले उन्होंने बात की, मैं बाकी सारे उस पर तो बात करूंगी जो उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की वो उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि किस तरह जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने सोच लिया था कि वो एक दिन टेस्ट क्रिकेट में आएंगे। मतलब वो अपने सेल्फ बिलीफ यानी कि खुद पे यकीन की बात कर रहे थे और वो बने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट में कामयाबी हासिल करूंगा, वो उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये था ख्वाब कि वो शौकत खानम में बनाऊं, वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से बड़ा ज़बरदस्त वो भी कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं सियासत में जब मैंने फ़ैसला किया कि आऊँगा और एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वो भी बन गए वो। अब वो कहते हैं कि इसी ये खुद पे यकीन जो है उनका, वो उससे मुश्किलात से और सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं। तो वाकई अगर हम ये ट्रैक रिकॉर्ड देखें सेठी साहब, तो उनकी ये जो सारी सक्सेसेस हैं वो इस बात का प्रूफ है कि वो उनकी खुद पे जो यकीन है वो उनको लेके जाएगा इससे बाहर। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, एक पैशन था, तो कामयाब हुए। वो कहते हैं ऑफ हिज ओन बैट, अपने बल्ले से। फिर वो कप्तान भी बने अपने बल्ले से, टॉप क्लास बॉलर भी बने अपने बल्ले से, जैसे ऑफ द बैट, अंग्रेजी का मुहावरा। जी जी। शौकत खानम बनाया ऑफ हिज ओन बैट, किसी से कोई एड नहीं ली, अपने भाग दौड़ करके पैसे इकट्ठे किए, ये बनाया, कोई शक ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि 14 साल मेरी एक तवील जदोजहद थी सियासी, और उसका अब नतीजा ये है कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो इशारा यही कर रहे हैं कि पहली बात, 2 बातें कह रहे हैं ना। एक बात तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने में इतना यकीन रखता हूँ और अपनी कामयाबी जो है वो मेरी मेरिट के ऊपर है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, अपने में यकीन रखता हूँ सब, और उसी से मेरी कामयाबी होती है। मगर इसमें एक छोटा सा मसला आ गया, वो ये कि 14 साल तो इन्होंने सियासी जदोजहद की, कहीं नहीं ना पहुँचे। फिर एक दिन ऐसा आया कि फरिश्तों ने ये फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब को नहीं रखना हमने, और हमें कोई नया मोहरे की ज़रूरत है। तो फरिश्तों ने फिर इमरान खान साहब को चुना। जब उनको चुन लिया तो उसके बाद 2014 में खान साहब को कहा कि चलिए अब शुरू कीजिए अपना काम। तो खान साहब ने अपना काम शुरू किया। फिर मियाँ साहब की छुट्टी हुई। फिर उसके बाद फरिश्तों ने इलेक्शन की रात को वो आए और उन्होंने जो ट्रांसमिशन सिस्टम था, आरटी सिस्टम जो था, वो कुछ चंद 6-7 घंटों के लिए बंद कर दिया ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो मैनिपुलेट हो सके। तो फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर फरिश्ते ना होते तो शायद आज भी खान साहब टकरें मार रहे होते और टकरें खा रहे होते, और अगर फरिश्ते ना होते तो शायद आज प्राइम मिनिस्टर तो बन गए फरिश्तों की मदद से, मगर अगर फरिश्ते चले जाते और छोड़ जाते कि चलो अब हमने बना दिया है, तो शायद इतना अरसा 2 साल भी लास्ट ना करते। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि उन्हें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, फरिश्तों की जिसको मदद हो वो नहायत खुशकिस्मत। अच्छा जी, अब मैं पहले सवाल पे आती हूँ। हालांकि ये पहला नहीं था उनसे सवाल, मगर इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी बारे में बात की जा रही है, उन्होंने बात की, उनसे जब सवाल पूछा गया कि जी सऊदी अरब से हमारे अब ताल्लुकात कैसे हैं, और क्योंकि ये बहुत था कि जी ख़राब हो गए हैं ताल्लुकात, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की थी कि जी OIC और जो मुस्लिम उम्मा के ये लीडर हैं सऊदी अरेबिया, ये कश्मीर के बारे में अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम खुद करेंगे। तो उनसे जब ये बात की गई तो इमरान खान साहब ने तो बड़ा इंटरेस्टिंग आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर मुल्क को हक हासिल है कि अपनी वो फॉरेन पॉलिसी बनाए और वो अपने उनको फैसले करे। तो ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब की ये बिल्कुल अपोजिट उन्होंने बात की। तो आप क्या समझते हैं कि ये फॉरेन ऑफिस एक तरफ खड़ा है और हुकूमत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। असली बात ये, वो ये कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की उसकी हिमायत कर रहे थे, वो ऑपोजिट बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी में चाइना की तरफ हमने अब झुकना है, चाइना की तरफ हमने जाना है, और जो पुराने अलायंसेस हैं
पुराने अलायंसेस कौन से हैं? एक सऊदी अरेबिया के साथ है और एक अमेरिका के साथ है, और एक अमेरिका का सऊदी अरेबिया के साथ अलायंस है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा वेस्ट की तरफ टिल्टेड रही है, बिकॉज वहीं से हथियार आते रहे हैं, वहीं से इकोनॉमिक एड आती रही है, और तजारत भी सबसे ज़्यादा वेस्ट के साथ है। तो इमरान खान साहब को ये कहना है कि अब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से बनाएंगे कि रीसेट करेंगे इसको, और जो रीसेटिंग करेंगे उसमें हम सऊदी अरेबिया और अमेरिका, इशारा अमेरिका की तरफ है मगर एक्चुअली सऊदी अरेबिया, हम उससे हट के अब चाइना की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका इस एरिया से जा रहा है, और अमेरिका के जो अलायंसेस हैं वो इस एरिया में उन फोर्सेस के साथ हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, मतलब इंडिया, मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर जो फोर्सेस हैं उनके हक़ में हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब हमें और ऐसे अलायंस ढूंढने पड़ेंगे जो कि रिप्लेस करें और हमारी इमदाद भी करें और स्ट्रेटिजिकली हमारे लिए भी मुफीद हों। अब उसमें एक चाइना ही है, क्योंकि चाइना ने जो अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बिल्ड की है, जिसके अंदर पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, वो यही है जिसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत पिवटल रोल प्ले करता है। तो ये अब टिल्ट हो रही है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, अवे फ्रॉम द वेस्ट एंड सऊदी अरेबिया एंड टूवर्ड्स चाइना। और मेरा ख्याल है अगला स्टेप ये भी होगा कि रशिया के साथ भी ये और अपने तल्लुकात बढ़ाएंगे। साथ साथ आपने देखा कि इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं, काफ़ी ट्रिप्स, और फिर भी और भी बात करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो नए अलायंसेस बन रहा है ना, नया ब्लॉक जो बन रहा है, इनका ये ख्याल है कि एक नया ब्लॉक बने जिसके अंदर पाकिस्तान की अहमियत हो। उस ब्लॉक के अंदर मलेशिया, टर्की, रशिया, चाइना और अफ़गानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस, ये इस किस्म का एक नया ब्लॉक ये बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो ये इस सारी चीज़ का इशारा ये इससे ये लगता ऐसे है कि हम समझ रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बयानिया कर दिया है जिसमें इमरान खान साहब की या इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं है। इससे ऐसे लगता है कि नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात कही है वो उन्होंने ऑफ हिज ओन बैट नहीं कही, वो सोची समझी एक बात थी। अलबत्ता ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए कहते कहते कुछ बात, मगर ये एक सोची समझी एक ऐसा अटेम्प्ट टू टिल्ट है। क्योंकि अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा रहा है, अमेरिका का इंटरेस्ट इस इलाके में सिर्फ हम इंडिया में है, और इंडिया में इसलिए है अगेंस्ट चाइना। तो मेरा ख्याल है ये जो अलाइनमेंट्स आगे आ रही हैं उसकी तैयारी हो रही है यहाँ, कि अब डिपेंडेंसी ऑन प्रो वेस्ट अलायंसेस इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका एंड द OIC, दोज कंट्रीज जो कि अलाइड हैं टू अमेरिका, उनसे हट के दूसरी तरफ एक रीजनल अलायंस की तरफ जाया जाए, ये इशारा कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया, क्योंकि जो अभी डिबेट हो रही है बहुत जगह पे वो एक, अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है इतना बढ़ चढ़ के इसकी बात नहीं करनी चाहिए, अभी ये इब्तदा में है। अभी अमेरिका का रोल और सऊदी अरेबिया का जो रोल है इस रीजन में, उसको चाइना रिप्लेस नहीं कर सकता। ये अगले 10 साल की बात है, और इसको तरीके से इसको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह फट ऐसी बातें करनी शुरू कर देनी चाहिए जो जैसे शाह महमूद कुरैशी ने की हैं। यही बात जो थी और तरीके से भी की जा सकती थी। अब इमरान खान साहब ने भी तो यही कहा है ना कि चाइना इज़ आवर ऑल वेदर फ्रेंड। जी, ये कोई नई बात तो नहीं है, बात तो पुरानी है, मगर उन्होंने इस सवाल के जवाब में जो इशारा किया है वो यही किया है कि अब हमें थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, और हमारी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स तो हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो हमारे आर्मी चीफ जो सऊदी अरेबिया गए हैं वो यही इसी किस्म की इंश्योरेंस लेके गए थे वहाँ, कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी भी वी आर पार्ट ऑफ दिस अलायंस, और मगर हमारे कुछ इंटरेस्ट जो हैं वो दूसरी तरफ भी हैं, इसलिए हमें कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश दी जाए अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंटी सऊदी अरेबिया हैं। डोंट फॉरगेट, हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है विद सऊदी अरेबिया वो एक बड़े पैमाने पे है। जी, और इसी से जुड़ा हुआ अरब ममालिक से अब मेरा अगला सवाल है, जो बहुत जिसकी चर्चा हो रहा है जिसका, वो इसराइल। पिछले दिनों जो UAE है, मुत्तहिदा अरब अमारात, उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया, और उसके बाद से ये बात शुरू हुई कि जी अब बाकी भी, और ये उस इंटरव्यू में भी उनसे पूछा गया कि अब लगता ऐसे है कि अरब दुनिया एक एक करके इसराइल के करीब होते जाएंगे। तो क्या इस पे आपका मौक़िफ़ है? वज़ीर आज़म से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती हम इसराइल को तस्लीम किसी सूरत नहीं करेंगे और उसके साथ नहीं करेंगे। आप अब जो ये बात कर रहे हैं, ये सारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और ये सारी, उसके अंदर आपका ख्याल है कि ये इस मौक़िफ़ पे टिके रहेंगे या यहाँ भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश है? देखिए, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। वो ये है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उनका ये एक मौक़िफ़ रहा है कि अगर मुस्लिम ममालिक उस इलाके के
अगर वो इसराइल के साथ किसी किस्म के तल्लकात बनाते हैं तो असी चौथे मल्ले क्यों अलग बैठे हैं। अब अलग बैठना चौथे मल्ले, उनका ये असेसमेंट है कि यार इसराइल इंडिया के साथ बहुत क्लोज हो गया, इंडिया को हेल्प कर रहा है, इंटेलिजेंस में हेल्प कर रहा है, ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा है, सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है। और वो डिसएडवांटेज पाकिस्तान का हो जाता है, बिकॉज इंडिया, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डायरेक्ट हेल्प करता है और इंडिया को वाया इसराइल करता है। वो जो बैलेंस है, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बैलेंस जो है वो अपसेट हो जाता है। और वो कहते हैं कि यार अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे अगर बाकी मुस्लिम ममालिक उसको तस्लीम कर ले तो फिर हम भी उनके पीछे पीछे लग जाएं, नहीं तो ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं और दुनिया उनको एक एक करके एक्सेप्ट कर ले और इंडिया जो है इसका बेनिफिट ले जाए। तो हमारी तरफ ये एक थिंकिंग है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मगर हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। हमारे यहाँ 70 साल एक ही बात चलाई गई है कि ये इसराइल की, ये इसराइल की, वो फलाना हो गया, ढिंगड़ा हो गया। जैसे कश्मीर की बात है वैसे ही फ़लस्तीन की बात होती है। मगर अरब ममालिक जो हैं उन्होंने देखे ना, एक एक करके उन्होंने इसराइल के साथ तल्लकात खोल लिए। सबसे पहले इजिप्ट, फिर जॉर्डन, फिर ओमान, टर्की जो आज इसराइल के खिलाफ खड़ा है और इमरान खान साहब को उकसा रहा है कि टर्की अभी तक रिकग्नाइज करता है इसराइल को और इसराइल की एम्बेसी है टर्की के अंदर। मतलब ये बहुत पुराने तल्लकात हैं टर्की के। ये तो नहीं कि टर्की ने कहा कि इसराइल को अपनी एम्बेसी बंद करें, नहीं। तो वो लोग तो ये बातें दोनों तरफ खेलते हैं। वो हम हैं जो कि अब एक कोने में आ रहे हैं। अब 2-3 ही ममालिक रह जाएंगे दुनिया में, सारी मिडिल ईस्ट की एक एक करके सब एक्सेप्ट कर लेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल कर लेंगे। क्यों? उनको ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसराइल उस इलाके में है, ये आपको ईरान से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है। बिकॉज ये गल्फ़ की जो किंगडम्स है ना, इन सबको ईरान का ख़तरा है कि खुदा ना ख्वास्ता ईरान जैसी इनकलाब यहाँ आ गए तो हमारा क्या होगा। वहाँ की जो एलिट्स हैं, जो रूलिंग जेंट्रीज हैं, और उनका फिर मज़हब के में भी तल्लकात फ़र्क है, वो शिया हैं, ये सुन्नी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हमारा अल्टीमेट प्रोटेक्टर जो है वो अमेरिका नहीं हो सकता, वो इसराइल ही हो सकता है। और इसराइल नंबर 1 दुश्मन नहीं है, ईरान नंबर 1 दुश्मन है। इसीलिए 2 चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि अमेरिका के ज़रिए इसराइल को ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो आप सेटलमेंट्स बना रहे हैं उनको रोक दें, क्योंकि जैसे जैसे वो सेटलमेंट्स बनती जा रही हैं उतना उतना फ़लस्तीन का ज़मीन जो वो इसराइल कब्ज़े में ले रहा है और उतना ही मुश्किल हो जाता है उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खोलना फॉर द अरब्स। इसलिए ये जो पहली जो एग्रीमेंट हुई है उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि इसराइल ने अभी हॉल्ट कर दिया है परमानेंट सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक एज अ बिगिनिंग, एज अ पहला कदम कि हमने आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे सेटलमेंट्स बनाने के लिए। हम अभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, मगर उसके अंदर बहुत सी कंडीशंस हैं। मगर पहला कदम हमने ये लिया है कि हमने अपनी सेटलमेंट्स आगे बढ़ने रोक दिए। ये नहीं कि परमानेंटली रोक दिए, वो परमानेंटली रुकेंगी जब 2 स्टेट सोल्यूशन आएगी। तो ये यूएई वाले ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि हमने उनको रोक दिया है, वो जो पुराने कोर्स पे चले हुए थे उसको वहाँ रोक दिया। अब सऊदी अरेबिया भी इस चीज़ को तस्लीम करता है, मगर सऊदी अरेबिया अभी भी पीछे हटा हुआ है। वो चाहता है कि और 4-5 लोग और भी रह गए ना, अभी और भी तो रह गए, वो भी एक एक करके इसराइल उनके साथ कुछ तल्लकात, क्योंकि सऊदी अरेबिया विल बी द लास्ट। और अगर सऊदी अरेबिया ने कल एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर आपके लिए तो प्रॉब्लम ये है ना कि आपके लिए ईरान तो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, उनके लिए ईरान इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये हमेशा एक बड़ा मसला रहेगा आपके लिए इसराइल का मसला। मगर साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि यार ये जो इंडिया को एज मिला हुआ है ये एज ख़त्म हो। और अगर फ़लस्तीनी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी सोल्यूशन आती है तो फिर आप कौन होते हैं कहने वाले कि हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये इंतज़ार ये हो रहा है कि फ़लस्तीन के अंदर कोई 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसमें पैलेस्टीनियंस को, हमास को एक्सेप्ट करवा लिया जाए। जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम सब लाइन लगा के अंगूठा लगा देंगे उसके ऊपर। तो ये सिचुएशन बन रही है। उस वक्त तक पाकिस्तान यही कहेगा हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, हम इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। मगर ये वक्त आएगा, ये याद रखिएगा, ये वक्त आएगा कि एक दिन आएगा कि मुस्लिम ममालिक इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन भी हो जाएगी। अब उसके अंदर वो आइडियल सोल्यूशन तो नहीं होगी जो कि फ़लस्तीनी चाहते हैं, मगर कभी कभी नेशन स्टेट्स की हिस्ट्री के अंदर इम्परफेक्ट सोल्यूशंस कॉन्फ्लिक्ट को बंद करने के लिए इम्पोज की जाती हैं। तो ये उस तरफ ये बढ़ रहा है सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, उन्होंने यही कहा है कि अगर फ़लस्तीन की रियासत कायम हो जाती है तो फिर देख लेंगे।